अगर आपके पास कोई ज़मीन है, कोई बिल्डिंग है या फिर रेजिडेंशियल होम है, इसके अलावा अगर आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डिबेंचर्स आपने ले रखा है या फिर म्यूचुअल फंड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ये सभी एसेट्स जो होते हैं उन्हें कैपिटल एसेट के नाम से जाना जाता है। और जब इन कैपिटल एसेट्स को आप बेचते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। अब ये जो कैपिटल गेन होता है वो दो प्रकार का होता है। रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा अपने कैपिटल एसेट को कितने समय में बेच दिया जाता है, इससे दो प्रकार के कैपिटल गेन डिफाइन किए जाते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये जो होल्डिंग पीरियड होता है, होल्डिंग टाइम, मतलब कि आपने अपने एसेट को खरीदा और कितने समय आपने उसे होल्ड किया, इसके हिसाब से प्रॉपर्टी में ये होल्डिंग टाइम अलग होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। और जब आप शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो वहां पर होल्डिंग पीरियड अलग टाइम का होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी, यानी मान लीजिए आपका घर है या फिर बिल्डिंग है, होम है, लैंड है, इस तरीके की चीजें हैं। तो वहां पर प्रॉपर्टी पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए होल्डिंग पीरियड है वो 2 साल है। मतलब कि अगर 2 साल से पहले, जिस दिन आपने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और खरीदने के दिन से 2 साल पहले ही अगर आपने उसे बेच दिया तो वहां पर जो आपको प्रॉफिट होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से जानेंगे। और अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखा, मतलब कि होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा है और खरीदने के दिन से 2 साल के बाद अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा तो वहां पर जो आपको प्रॉफिट होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आपको प्रॉफिट आपके शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट को बेच करके हो रहे हैं तो वहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसे कैपिटल गेन को डिफाइन करने के लिए यहां पर जो होल्डिंग पीरियड है वो प्रॉपर्टी से अलग होता है। जैसे कि अगर आपने यूनिट्स या फिर शेयर को 1 साल से पहले, यानी कि जिस दिन आपने यूनिट को खरीदा या फिर शेयर को खरीदा उससे 1 साल के अंदर ही अगर आपने उसे बेच दिया तो वहां पर जो प्रॉफिट होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और अगर आपकी होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, मतलब कि जिस दिन आपने खरीदा शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड, उस खरीदने वाले डेट से 1 साल बाद जब आप उसे बेचते हैं तो वहां पर जो आपको प्रॉफिट होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा रिटेल इन्वेस्टर है जिसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और 2 साल होल्ड करने के बाद उसे बेचा, तो वहां पर जो उसे गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे प्रॉपर्टी से। और मान लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ का हुआ तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, पहले इसके बारे में एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 10 करोड़ का स्पेशल टैक्स रेट 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 12.5% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, आंकड़े आपके सामने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 25 लाख, कितना, 1 करोड़ 25 लाख उसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी से 10 करोड़ अर्न करता है तो। वहीं पर अगर उसका टोटल कैपिटल गेन शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड से होता है और 10 करोड़ का होता है तो देखते हैं कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ में से 1,25,000 तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो रिबेट मिल जाता है। बचा हुआ अमाउंट जो है 9,98,75,000 पर उसको स्पेशल रेट 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ जाएगा। और उनकी जो टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1,24,84,375 रुपये बन जाएगी। राउंड फिगर कर दे तो मोटा मोटी ये 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है, यानी 1.25 करोड़ के आसपास यहाँ पर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब इतना बड़ा अमाउंट हमें टैक्स के तौर पर पे करना पड़ रहा है, तो क्या कोई ऐसा इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है जिसके तहत हम ये पूरी की पूरी टैक्स बचा लें? जी हाँ, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो सेक्शन 54 ये कहता है कि 10 करोड़ तक का जो कैपिटल गेन है वो पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। यानी कि जहां एक तरफ आपको 1.25 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ा है वहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बन जाएगी अगर इस सेक्शन का आपने यूज किया, एग्जम्पशन लिया तो। वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड और शेयर्स के थ्रू अर्निंग करते हैं और 10 करोड़ का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो सेक्शन 54F जो है वो आपको टोटल 10 करोड़ के इनकम पर 0 टैक्स लायबिलिटी बना देगा, यानी कि टोटल इनकम जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। आपके मन में सवाल आएगा कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्या उसके लिए भी कोई सेक्शन है? नहीं, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर प्रॉपर्टी की बात करें, वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कोई भी सेक्शन नहीं है। दोनों जो सेक्शन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही है। अब किस रिटेल इन्वेस्टर पर ये लागू होगा, कैसे इसका लाभ लेना है, एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, अगर आपने ITR फाइल में नहीं दिखाया तो क्या होगा, अगर
तय सीमा में आपने जमीन या फिर अपनी प्रॉपर्टी नहीं ली या फिर से उसको री इन्वेस्ट नहीं किया तो क्या आप पर लगाया जाएगा, कितनी पेनाल्टी लगेगी, क्या चार्जेज होते हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करने के लिए जिन्होंने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेची है और वहां से जो उनको प्रॉफिट यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसे वो फिर से री इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी लेने में ही। यानी कि अगर घर बेच करके आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट को आप फिर से री इन्वेस्ट करना होगा एक नया घर खरीदने में, तब जाकर के आपका ये जो टोटल कैपिटल गेन हुआ है वो एग्जम्प्ट किया जा सकता है सेक्शन 54 के अंतर्गत। ये जो एग्जम्पशन का बेनिफिट है वो कौन कौन ले सकता है, तो कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, HUF है तो भी आप ले सकते हैं। नेचर ऑफ कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है, 2 साल से ज़्यादा होल्ड करने के बाद अगर आपने उसे बेचा तो जो उस पर प्रॉफिट हुआ उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर जानते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगला देख सकते हैं एलिजिबल एसेट। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि जो एसेट्स होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड भी, गोल्ड भी, डिबेंचर्स भी, स्टॉक्स भी, लैंड भी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये सारे क्या हैं, एसेट्स हैं। लेकिन उसमें से जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होगा वही केवल 54 सेक्शन का एग्जम्पशन लेने के लिए एलिजिबल है। अगर आपने अपनी किसी स्टॉक्स को बेचा है या फिर म्यूचुअल फंड को बेचा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप सेक्शन 54 के अंतर्गत नहीं जाएंगे बल्कि 54F के अंतर्गत जाएंगे। उसके बारे में भी हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिजिबल एसेट कौन सा होगा, जो आपने अपना पुराना घर बेचा है और वहां से जो प्रॉफिट हुआ है उसका एग्जम्पशन आप सेक्शन 54 के अंतर्गत ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है उसके बिहाफ पर आप कितनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है कैपिटल गेन तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस ही आप ले पाएंगे। वहीं पर अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो उस कंडीशन में 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ऑप्शन के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि आपका पहले से अगर कोई घर है तो आप एक घर और ले सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई 2 घर है तो आप सेक्शन 54 का लाभ नहीं ले पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए कि कोई एक इंडिविजुअल है जिसके पास पहले से 2 घर है तो सेक्शन 54 का लाभ उसको नहीं मिलेगा। पहले से अगर उसका एक घर है तो उसको सेक्शन 54 का लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए आपकी जो हाउस है, जो घर है आपका, वो आपका ज्वाइंट में है। मान लीजिए आपके भी नाम से है, आपके भाई के भी नाम से है और आपकी मिसेज के भी नाम से है, तो वो तीनों इंडिविजुअल का अलग अलग घर माना जाएगा। घर तो एक ही है लेकिन वो आपके भी नाम से है, मतलब एक पर्सन A B C, तो A के लिए भी वो एक घर माना जाएगा, B के लिए भी एक घर और C के लिए भी एक घर। मतलब कि A अगर दूसरा घर लेना चाहता है तो चूंकि उसके पास एक ही घर है तो वो 54 का लाभ ले सकता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी थी इसमें ABC तीनों का नाम था और मान लेते हैं कि B का एक अलग से प्रॉपर्टी है, एक घर उसके नाम से अलग से है, तो बी का टोटल घर कितना हो गया, एक तो ये ज्वाइंट वाला एक घर ये और ये वाला एक घर ये। तो अब बी अगर चाहे तो सेक्शन 54 का लाभ नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास 2 घर हो गया। मतलब कि अगर ज्वाइंट में भी अगर आपका नाम है, घर में प्रॉपर्टी में नाम है, तो उसे भी एक कंसीडर किया जाएगा और इंडिविजुअल अगर आपका अलग से भी कोई घर है तो उसे एक कंसीडर करके 2 मान लिया जाएगा। और अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी है तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद से बात करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी आपको लेनी है यानी कि जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उसको री इन्वेस्ट करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो अगर आपने अपना बना बनाया घर खरीदा है तो जिस दिन आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं उससे पहले 1 साल पहले अगर आपने कोई घर ले लिया है, मतलब कि मान लेते हैं कि सन 2020 में आपने एक घर ले लिया और 2021 में आपने अपने पुराने घर को बेचा, तो ये जो बेचने पर जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो जब घर आपने 1 साल पहले खरीदा था उससे इसको एडजस्ट किया जा सकता है और आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बन जाएगी। वहीं पर अगर आप पहले घर नहीं खरीदे हैं और घर बेचने के 2 साल बाद तक चाहें तो नया घर आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कई लोग क्या करते हैं कि ज़मीन खरीद करके फिर घर बनवाते हैं, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपको 3 साल का समय दिया गया है। मतलब कि मान लेते हैं कि आपने
1 जनवरी 2025 को अपना पुराना घर बेचा तो 3 साल का समय मिलेगा, यानी कि 31/12/2000, ये पूरा 25, पूरा 26, पूरा 27, ये आपको 31/12/2027 तक का समय मिलेगा। 3 साल का समय घर बनाने के लिए आपको दिया जाएगा, और इस घर बनाने में जो भी आपका कॉस्ट आएगा उस कैपिटल गेन से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद से बात करते हैं कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। तो यहां पर देख सकते हैं जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा, या फिर जो कैपिटल गेन है आपका उतना एग्जम्प्ट होगा। मतलब कि मान लीजिए आपने घर बेचा, आपने घर लिया था मान लेते हैं 20 लाख का, आपने उस घर को बेचा 40 लाख में, तो यहां पर कैपिटल गेन कितना हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख का हुआ। तो यहां पर जितना कैपिटल गेन आपका होगा वहीं आपका एग्जम्प्ट होगा नया घर लेने में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अगला देख सकते हैं कि जब आप नया घर खरीद लेते हैं तो वो नए घर को आप फिर से बेच नहीं पाएंगे। कब तक? 3 साल तक। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिजनेस बना लीजिए कि आपने अपना पुराना घर बेचा, नया घर खरीदा, उसमें एग्जम्पशन ले लिया आपने 54 का, और उसको फिर से बेच दिया और फिर से नया घर ले लिया और उसको एग्जम्पशन ले लिया। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल तक आप अपने जमीन को नहीं बेच पाएंगे। अब लॉक इन ऐसा नहीं है कि बेच ही नहीं सकते, वो तो आपकी प्रॉपर्टी है, जब चाहे आप बेच दें। जब आप 3 साल से पहले अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं तो जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 10 करोड़ तक का अमाउंट जो एग्जम्प्ट हुआ था वो पूरा आपका फिर से एग्जम्पशन कैंसिल कर दिया जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 करोड़ का 12.5% यानी कि 1,25,00,000 आपको टैक्स के तौर पर पे करना पड़ेगा अगर आपने अपनी नई प्रॉपर्टी को 3 साल से पहले बेच दिया तो। ठीक है, अगर आपका म्यूचुअल फंड या फिर शेयर से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसके लिए क्या कंडीशन है? तो उसके लिए सेक्शन 54F है। सेक्शन 54F ये सेक्शन 54F जो होता है वो किस पर लागू होगा? तो कोई भी इंडिविजुअल या फिर HUF जो है वो इसका लाभ ले सकता है। इसमें किस तरीके का कैपिटल गेन आएगा? इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, यानी कि म्यूचुअल फंड या फिर शेयर से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उसको इस सेक्शन के अंतर्गत आप एग्जम्प्ट नहीं कर सकते। इसके बाद से देख सकते हैं कौन सा एलिजिबल एसेट है। तो देखिए, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट अदर देन अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ ए प्लॉट ऑफ लैंड इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। कहा यह जा रहा है कि कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लेकिन वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी है तो वो सेक्शन 54 में जाएगा, और हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी दूसरा कैपिटल एसेट है तो वो आपका 54F में आएगा। अब जब मैं हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कह रहा हूं तो शेयर और म्यूचुअल फंड भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अपने शेयर और म्यूचुअल फंड को बेचा हुआ है और 10 करोड़ तक का अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो आप एग्जम्पशन 54F में ले पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जो आप एग्जम्पशन ले पाएंगे उस एग्जम्पशन आपको कब दिया जाएगा? जब आप इसे इन्वेस्ट करेंगे कहां पर? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, और वो भी केवल एक में। आपको 10 करोड़ तक का जो एग्जम्पशन दिया जा रहा है उसे आप इन्वेस्ट करेंगे नया हाउस प्रॉपर्टी लेने में ही, तभी आप इस एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं कि ये हाउस आपको कब तक लेनी है। तो जिस दिन भी आपने अपना म्यूचुअल फंड या फिर शेयर बेचा उस दिन से 1 साल पहले अगर आपने कोई घर लिया है तो उसमें जितना भी पैसा लगा है, अगर टोटल 10 करोड़ के अंदर है तो पूरा का पूरा पैसा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, जो आपका शेयर या फिर म्यूचुअल फंड से 10 करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर। या फिर जिस दिन आपने शेयर या फिर म्यूचुअल फंड बेचा है, जिस दिन आपको कैपिटल गेन हुआ है उस दिन से 2 साल बाद तक आपको समय दिया जाता है कि आप अपना घर कोई खरीद लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है और आप अपना घर बनवाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन के केस में आपको 3 साल का समय दिया जाता है कि आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी खरीद लीजिए और वहां पर आपको इस तरीके का मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब जो प्रॉपर्टी वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था जो कि 54 सेक्शन के अंतर्गत आ रहा था, उसमें जो अमाउंट एग्जम्प्ट किया रहा था, जितना हमें कैपिटल गेन हुआ है पूरा का पूरा अमाउंट जो था वो एग्जम्प्ट हो जा रहा था। लेकिन जब आप 54F की बात करते हैं यानी म्यूचुअल फंड या फिर शेयर वाला, तो वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसको आपको समझना बेहद जरूरी है। यहां पर जो अमाउंट एग्जम्प्ट किया जाएगा उसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नई प्रॉपर्टी यानी नई घर को लेने में, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में और उसको डिवाइड किया जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? इन्वेस्टमेंट
यानी नई घर को खरीदने में जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि आपको म्यूचुअल फंड से हुआ है। मान लेते हैं कि आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया। फाइनल अमाउंट जो आप निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड बेच करके वो 20 लाख का हो गया। तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 10 लाख का हुआ। तो 10 लाख अगर टोटल अमाउंट आप एग्जम्प्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा नए घर में, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। और ये फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस, तो इन्वेस्टमेंट आपको टोटल ये जो अमाउंट आपका मिला है 54F के अंतर्गत अपने म्यूचुअल फंड को बेचने पर वो कितना मिला है? 20 लाख का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 20 लाख का करना होगा नए घर में, और मल्टीप्लाइड बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? 20 लाख आपका टोटल वैल्यू मिला, और 10 लाख तो आपका इन्वेस्टमेंट था, इसमें से घटाएंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 10 लाख का हो गया। और डिवाइडेड बाई नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन मतलब कि जितना आपने बेचा उसकी बात की जा रही है। तो यहां पर मैं 20 रख दूंगा, तो 20 से 20 कट जाएगा, और टोटल ये जो अमाउंट आएगा ये कितना आ गया? 10 लाख आ गया। अब ये जो 10 लाख होगा वो मेरा एग्जम्प्ट इनकम होगा, और 10 लाख ही हमारा क्या था? ये हमारा कैपिटल गेन था। यानी 10 लाख का कैपिटल गेन बचाने के लिए टोटल म्यूचुअल फंड अमाउंट या फिर शेयर बेचने पर जो हमें टोटल अमाउंट मिला था 20 लाख का, उतना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा नए घर में। जबकि अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी को बेच रहे थे, अगर आपने अपना हाउस 10 लाख में लिया था, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अपना हाउस 10 लाख में लिया था और उस घर को 20 लाख में बेच रहे हैं, तो 10 लाख का केवल आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो वहां पर नया घर लेने में आप 10 लाख तक का ही घर ले लेंगे तो पूरा का पूरा 10 लाख बच जाएगा सेक्शन 54 के अंतर्गत। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड और शेयर वाला है 54F, वो ये कहता है कि आपको केवल कैपिटल गेन को इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि पूरा का पूरा अमाउंट जो कि म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक से आपने कमाया है उसको इन्वेस्ट करेंगे पूरा का पूरा, तब जाकर के आपको 10 लाख तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है? ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसके हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद से जो आप नया प्रॉपर्टी लेंगे उसको आप 3 साल तक नहीं बेच पाएंगे। 3 साल तक नहीं बेच पाएंगे, बेचने के लिए तो बेच ही सकते हैं, लेकिन जब आप बेच देंगे तो जो सेक्शन 54F का आपको बेनिफिट मिला था वो बेनिफिट आपका हट जाएगा, और आपका ये जो अमाउंट का आप एग्जम्पशन लिए थे वो फिर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बदल जाएगा, और आपको उस पर टैक्स पूरा पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर इस बात को मेंशन भी किया गया है। देखिए, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड एसेट विद इन द लॉक इन पीरियड, देखिए एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन शैल बी विड्रॉन एंड चार्ज टू टैक्स एज इनकम ऑफ द ईयर एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जम्पशन था उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, और फिर से उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि चाहे हम 54 की बात कर लें या फिर 54F की बात कर लें, तो यहाँ पर हमारा जब हम विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि जब विड्रॉल ले रहे हैं म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स को 54F के अंतर्गत, या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 54 सेक्शन के अंतर्गत, तो मान लीजिए आज हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची और आज से 1 साल पहले तक का और आज से 2 साल बाद तक का हमें समय दिया गया है जब हम नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो 3 साल का हमें समय दिया गया है। जब आप बात करते हैं सेक्शन 54F की, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें सीधे तौर पर मेंशन किया गया है वेदर CGAS का मतलब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बेनिफिट अवेलेबल, तो यहां पर मेंशन किया गया है यस, यानी कि इसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड यूनिट या फिर शेयर्स को बेचा, या फिर अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचा, किसी भी समय आपने बेचा, तो वो किसी ना किसी फाइनेंशियल ईयर में होगा, और उस फाइनेंशियल ईयर का जो आप ITR फाइल करते हैं वो अगले ईयर के 31 जुलाई से पहले आपको फाइल करना होता है। जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, आपने किसी साल दिसंबर में, मान लेते हैं दिसंबर 2024 में आपने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेची, या फिर म्यूचुअल फंड या फिर शेयर को बेचा, तो यहाँ से जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है इसे हमें सेक्शन 54 या फिर 54F के अंतर्गत हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप अपने ITR में दिखाएंगे कब? 31 जुलाई 2025 से पहले, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? 2024-25 पड़ेगा, जो कि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा ये फाइनेंशियल ईयर। और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आप ITR फाइल करते हैं वो प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाता है और जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो 31 जुलाई मतलब कि प्रत्येक
असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई जो होता है उसका थ्रेशोल्ड डेट होता है, ड्यू डेट होता है, इससे पहले आपको आईटीआर फाइल कर देना होता है। यानी कि मान लीजिए कि दिसंबर में मैंने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेची और 31 जुलाई 2025 से पहले नई प्रॉपर्टी ले ली, तब तो मैं उसे उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को नई प्रॉपर्टी में एडजस्ट करके दिखा सकता हूं। या फिर एक साल पहले जो हमें जब बेचना था पुरानी प्रॉपर्टी, उससे पहले ही मैंने कोई नई प्रॉपर्टी ले ली है, तो इसको मैं 31 जुलाई से पहले उसको उस आईटीआर में दिखा सकता हूं। लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि जब हमें 2 साल का आगे भी समय दिया गया है, मतलब कि जब मैं बेच रहा हूं उससे 2 साल बाद तक मैं ले सकता हूं, या फिर घर बनवा रहा हूं तो 3 साल बाद तक बनवा सकता हूं। तो जब मैं 2 साल या फिर 3 साल आगे की बात करता हूं तो यहां पर मैं इसको आईटीआर में शो नहीं कर सकता। जब शो नहीं कर सकता तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एश्योरिटी कैसे होगी कि आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कहीं दूसरे जगह यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रॉपर्टी लेने में ही यूज करेंगे। इस एश्योरिटी के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अब ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, इसमें आपको आपका टोटल जो कैपिटल गेन हुआ है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने पुरानी प्रॉपर्टी बेची है और वहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी सेक्शन 54 का अगर आप एलिजिबिलिटी लेना चाहते हैं तो टोटल केवल कैपिटल गेन ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, केवल कैपिटल गेन। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स को बेचा है और 54F का लाभ लेना चाहते हैं तो ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, इसके अंतर्गत आपको टोटल कंसिडरेशन यानी कि फाइनल वैल्यू जो आपने विड्रॉ किया है वो टोटल जब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तभी जा करके आपको कैपिटल गेन में, टोटल कैपिटल गेन में आपको एग्जम्पशन देखने को मिलेगा। यानी 54 का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं और 20 लाख में अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है, 10 लाख में आपने लिया था, तो यहां पर कैपिटल गेन 10 लाख का हुआ। तो यहां पर 54 का लाभ लेने के लिए आपको केवल 10 लाख ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस कैपिटल गेन अकाउंट स्टेटमेंट में। लेकिन जब आप 54F का यूज करना चाहेंगे, मतलब कि म्यूचुअल फंड या फिर शेयर को बेचा हुआ है और 10 लाख में खरीदा था, 20 लाख में बेचा, तो यहां पर कैपिटल गेन 10 लाख का हुआ। तो यहां पर आपको टोटल 20 लाख जब आप इन्वेस्ट करेंगे इस अकाउंट में, तब जाकर के ये आपका 10 लाख कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। अब ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, ये भी 2 तरीके का होता है। जैसे कि बैंक में आप अपने पैसे को नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं या फिर एफडी भी करा सकते हैं। एफडी पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और सेविंग बैंक अकाउंट में आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। उसी प्रकार से जब आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, पहला ए और दूसरा बी। ए जो होता है नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट की तरह होता है। जब नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट की तरह है तो इसमें हमें इंटरेस्ट कम मिलता है, और जो बी है वो एफडी की तरह होता है, इसमें हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है मैक्सिमम जो होता है वो 3 साल होता है। 3 साल क्यों? याद करिए कि जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेची, पुरानी प्रॉपर्टी को, या फिर अपने म्यूचुअल फंड या फिर शेयर को बेचा, तो मैक्सिमम 3 साल का आपको समय मिल रहा था कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। वही 3 साल का पीरियड है वो इसकी मैच्योरिटी रखी जाती है कि मतलब कि 3 साल से ज़्यादा ये नहीं हो सकता। इससे कम आप कुछ भी करा सकते हैं, मतलब 1 साल, 2 साल, 1.5 साल आप करा सकते हैं। उसमें जो एफडी का रेट होगा उसके हिसाब से आपको टाइप बी में ये जो अकाउंट होता है उसमें आपको रेट देखने को मिलेगा। जब आप सेविंग की तरह रखना चाहते हैं टाइप ए में, तो आपको उससे कम इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दी पुरानी वाली, या फिर म्यूचुअल फंड या फिर शेयर को बेच दिया, और आने वाले 1 हफ्ते में, 2 महीने में, 3 महीने में ही अगर आपकी डील होने वाली है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सेविंग वाले में, मतलब टाइप ए में रखेंगे। और जब आप अपना मान लीजिए 3 साल तक आपको कंस्ट्रक्ट कराना है, तो वहाँ पर आपको एफडी में जब आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आपने जो मैच्योरिटी पीरियड सेलेक्ट किया उससे पहले अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 साल का एफडी कराया, नॉर्मल में एफडी की बात कर रहा हूँ, उसको 1 ही साल में तोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको पेनाल्टी चार्ज पे करना पड़ता है। उसी तरीके का नियम यहाँ पर भी होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से आपके मन में प्रश्न आएगा कि मान लेते हैं कि हमने जो ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है इसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हमने इन्वेस्ट कर दिया, और जो टाइम पीरियड था वो हमारा बीत गया और हमने इस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाया। या फिर जो टाइप ए वाला है जिसमें सेविंग वाला है और टाइप बी वाला है जिसमें एफडी टाइप का है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ से कुछ पैसे निकाल लिए और उस पैसे को घर बनाने में हमने यूज नहीं किया, या फिर टाइप बी वाला है उसमें से हमने कुछ पैसे निकाल लिए, पार्शियल विड्रॉ कर लिया और घर बनाने में यूज नहीं किया, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलते हैं कि हमने उस पैसे को, उस कैपिटल गेन को सही जगह पर यूटिलाइज नहीं किया। वहीं पर मान लीजिए कि जो 3 साल का समय दिया गया हमें, उस 3 साल में हमने इस कैपिटल गेन को नई प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो टाइम पीरियड था वो ओवर हो चुका है
ये जो कैपिटल गेन था वो अनयूटिलाइज्ड है, अनयूटिलाइज्ड है, ठीक है। तो अनयूटिलाइज्ड की कंडीशन में जितना भी हमारा कैपिटल गेन होता है जिसे हमने एग्जम्प्ट ऑलरेडी ले चुका है, वो अब टोटल कैपिटल गेन फिर से टैक्सेबल बन जाएगा, फिर से टैक्सेबल बन जाएगा। मतलब कि 12.5% का हमें टैक्स यहां पर फिर से पे करना पड़ जाएगा अगर हमने इस टाइम पीरियड के अंदर इस पैसे को नए प्रॉपर्टी लेने में इन्वेस्ट नहीं किया तो। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कितना टैक्स हमें पे करना पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ का हमारा टोटल ये था, 1 करोड़ का टोटल था कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हमने रखा और इस 1 करोड़ को हमने यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो कायदे से हमें इस पर 12.5% का टैक्स पे करना पड़ता था, यानी 1 करोड़ 25 लाख का हमें टैक्स देना था, ठीक है, 1 करोड़ 25 लाख का। अब मान लीजिए 1 करोड़ का है और हमने एफडी वाला अकाउंट सेलेक्ट किया, टाइप बी वाला, तो यहां पर हमें मान लेते हैं 7% का इंटरेस्ट देखने को मिला। तो 1 करोड़ का 7% यानी कि 7 लाख हमें एक फाइनेंशियल ईयर में लाभ हो जाएगा। अगले साल देखेंगे तो फिर से अगर मैं नॉर्मल जो साधारण ब्याज होता है उसको ही कंसीडर करूं तो अगले साल भी मैं मान लेता हूं 7 लाख, अगले साल भी मैं मान लेता हूं 7 लाख, तीनों को जोड़ देंगे तो 21 लाख का हमारा टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो ये जो 21 लाख हमारा बना ये भी टैक्सेबल होगा। जैसे जब आप एफडी से इनकम करते हैं तो उस पर जो हमें टैक्स पे करना होता है वो कौन सा, वो स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। तो 21 लाख जो हमें टोटल यहाँ पर इंटरेस्ट मिला इसको हमें स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा और बाकी जो 1 करोड़ का हमारा कैपिटल गेन था उस पर 12.5% का हमें टैक्स पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो जब भी आप अपना कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट ओपन कराते हैं और जब पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक असेसमेंट ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट भी देना होता है कि आपने इस पैसे को सही जगह पर यूटिलाइज किया। अब ये असेसमेंट ऑफिसर क्या करेगा कि जो भी आपने नए प्रॉपर्टी ली है उसके पेपर्स को देखेगा, उसका सब कुछ एक तरीके से एसेस करेगा कि क्या आपने इस कैपिटल गेन को सही जगह यूटिलाइज किया है या नहीं। उसके बाद से वो आपको एक तरीके से एनओसी पेपर दे देगा। वो एनओसी पेपर ले जाकर के आपको अपने इस बैंक में सबमिट करना होगा और उसके बाद से वो बैंक जो होगा वो आपका ये अकाउंट क्लोज कर देगा और सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको असेसिंग ऑफिसर से इस प्रकार का एक एनओसी पेपर लेकर के आना होगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है वहीं ये आपको दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कैपिटल गेन को बचा सकते हैं प्रॉपर्टी से या फिर म्यूचुअल फंड या फिर शेयर से। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।